के जम्मू पुलिस ऑडिटोरियम में आज क्राइम ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक वर्कशॉप का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। तकरीब रियासत के डीजीपी समेत कई अफसरान शामिल रहे। वर्कशॉप में दिलबाग सिंह ने पुलिस के किए गए कामों की तारीफ की। साथ ही वादी कश्मीर में मिलिटेंसी और ड्रग्स के खात्मे पर काम करने की हिकमत अमली पर जोर दिया गया। And today you see that what has happened there, you would realize that perhaps J&K is also almost following the same suit, we are following the same path. Pakistan has started trying the same tactics here. You name a drug and that is being transported, that is being sent here. And today the number of drug abusers is rising every day. So this is the time to put a check, time to put a brake, but that will not be able to do unless we block the supply chain. Unless we create a dent on ones who are dealing in this trade, unless we are able to check their activities. And the best way would be to have successful investigation and prosecution of these cases. और भगवानपुरा नूरबाग के नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नूरबाग में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करे। मकामी नौजवानों ने कहा कि हुकूमत पहले ही स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए पहले ही ज़मीन अलॉट कर चुकी थी, लेकिन कुछ शरपसंद अनासर उस जगह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों ने कहा जब तक स्टेडियम तामीर नहीं हो जाता उनकी मांग जारी रहेगी। इस सिलसिले में नौजवान ने LG से भी मदाखलत की अपील की। People almost addicted with drugs, gambling, etc. So government need to take action towards this very quickly. I hope so in future they will think about this. जो ये मसला है वो अब इतने टाइम होने के बाद ये अब ख़त्म हो जाए। जो ये मेंटेन है, जो ग्राउंड मेंटेनेंस है, ये बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ग्राउंड के लिए 27 कनाल लैंड वाक़िफ़ किया है। अब हमारी एक गुजारिश है डी साहब डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर, ताकि ये जो प्लेइंग फील्ड ऐसा खुला है इसको डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान बच्चे आराम से खेलें और उनको कोई दिक्कत खेलने में नहीं है, क्योंकि अभी ये खेलने के लिए काबिल नहीं है। लिहाजा हमारी पुरजोर गुजारिश डी साहब से कि इस प्ले फील्ड को डेवलप किया जाए। डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके इस ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन हो जाए, इसकी दीवारबंदी हो जाए, ताकि यहाँ के यूथ खेले कूदे और ड्रग एडिक्शन से महफूज रहे। तहसील मंडी में शुरू हुआ पुंछ जिले के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम की तामीर का काम बड़ी तेजी से जारी है, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद तरक्की की तरफ पहला कदम है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद और रियासत में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत बनने के बाद तरक्याती कामों में धीरे धीरे तेजी आ रही है और सेहत, तालीम और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम की तामीर की तरफ तवज्जो दी जा रही है, जिसमें से पुंछ जिले के मंडी तहसील में जिले के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम की तामीर का काम भी लगातार जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे इलाके के लोगों में खासकर नौजवानों में खुशी की लहर है। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और यहाँ के नौजवानों की एक देरीना मांग भी थी और वो एक अच्छे तरीके से इसका काम भी हुआ, बेहतरीन तरीके से काम में उसका जो है वो अपने अंजाम को पहुँचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे जितने भी डेवलपमेंट्स के काम काज होंगे, चाहे वो स्टेडियम्स को लेकर हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हों या दूसरे तीसरे रोड कंस्ट्रक्शन के हों, हुकूमत इसी तरह हमारी तरफ तवज्जो करते रहेगी और हमारा काम यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा। ये हमारे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मंडी के अंदर भी जो है इंडोर स्टेडियम का क़याम लाया गया और वो उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी चल रहा है। और ये हमारे यूथ के लिए, खासकर नौजवानों ने मंडी के लिए एक बहुत बड़ी जो है खुशाइंद बात है और इसके लिए हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं हमारे यूटी गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाले से इंडोर स्टेडियम में सभी तरह की जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसमें 3 बैडमिंटन, 2 टेनिस के निकात का भी मुकम्मल इंतजाम रहेगा, जिससे इलाके के नौजवान खिलाड़ियों में हर मौसम में खेलों की प्रैक्टिस और मश्क करने का मौका मिलेगा।
जिसके जरिए खिलाड़ी कौमी और आलमी सतह तक पहुंच सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में 2 रास्ते होंगे। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, कैंटीन और दफ्तर भी होंगे। वहीं इसमें एक वक्त में 700 के करीब तमाशाई इस स्टेडियम खेलों का लुत्फ उठा पाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम है, इसका टोटल सिविल कास्ट जो है हमारे पास है 324 लाख, 3 करोड़ 24 लाख। तो इसमें हमारे पास 3 बैडमिंटन कोर्ट होंगे, एक बास्केटबॉल कोर्ट होगा और 7 सिटिंग टायर्स हैं। लगभग 250 लोगों के बैठने की जगह है इसके अंदर। और ये पुंछ का जो है ये अकेला इतना बड़ा स्टेडियम होगा जो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमारे पास अभी ये स्पोर्ट्स के अंडर है, ये स्टेडियम PMDP के अंडर ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है। तो इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन 2 इयर्स है, तो हम उसको इससे जल्दी ख़त्म करने की ट्राई पूरी करेंगे। कब तक? अभी 2 इयर्स, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, बट बाय 2021 हम इसको फिनिश कर देंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मंडी में जिले का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम के तामीरी काम शुरू होने से इलाके के लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद पहली बार मंडी में कोई बड़ा काम होने लगा है। पहले तो यहाँ खेल का मैदान तक नहीं था। अब इस इंडोर स्टेडियम का काम शुरू होने से हमें उम्मीद है कि मरकजी सरकार ने जो तरक्की के वादे किए थे वो उन्हें पूरा करते हुए मंडी में तरक्की के काम को बढ़ा रही है। मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो गवर्नर इंतज़ामिया ने हमें इंडोर स्टेडियम दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गवर्नर इंतज़ामिया का कि हमारे मंडी जैसी तहसील को, क्योंकि बैकवर्ड इलाका है यहाँ जो इंडोर स्टेडियम दिया गया उसकी तामीर शुरू है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे और भी प्रोजेक्ट जो हैं हमारी तहसील मंडी को दिए जाएँ। जम्मू कश्मीर इन दिनों तरक्की की राह पर गामजन है। पुंछ जिले के मंडी तहसील में इंडोर स्टेडियम से वहां के नौजवानों को काफी फायदा मिलेगा और लोग वहां अपने खेलों की प्रैक्टिस करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकेंगे। साथ ही रियासत का नाम भी रोशन कर पाएंगे। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और श्रीनगर के डल झील को बचाने के लिए डल से ताल्लुक रखने वाले शिकारा वाले हाउस बोट के लोग और दूसरे लोगों ने डल के नेहरू पार्क में एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें इन लोगों ने कहा कि सरकार डल झील के पास रहने वाले लोगों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। डल झील के अंदर बसने वाली एक बड़ी आबादी को डल से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें वहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वहां लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कई परेशानियों के बारे में बताया। देखिए, जो हमारा प्रोग्राम है, हम लोग मजबूर हो चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा ये टारगेट किया गया है डल वालों को कि डल वालों ने ही डल को ख़राब किया है, जबकि स्टोरी उल्टी है। तो हम भी जिम्मेदार है थोड़ी बहुत, मगर हम पूरा डल के जो बारे में हम ज़्यादा वो जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए हम मजबूर होकर यहाँ पे आए हैं। हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डिसीजन देते हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम उनको पूरा जवाब देना चाहते हैं कि नहीं, ये सही बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। चाहे वो डल में ज़मींदार वाला हो, चाहे वो नदर वाला हो, चाहे वो हाउस बोट वाला हो, शिकारा वाला हो, सबको उनको ना दिमागी तौर बीमार किया गया है कि उनके ऊपर ऐसी बातें थोपी जा रही है जो हमें कबूल नहीं है। और वेस्टर्न फॉर्मेट के चलते वादी कश्मीर के मौसम में हैरत अंगेज बदलाव हुआ है। जहां सरहदी इलाकों में बर्फबारी हुई है, वहीं निचले इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। रियासत के दर्जा हरारत में गिरावट के चलते लोगों की आम जिंदगी मुतासर हो गई है। बदलते मौसम में लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। हालांकि ख़राब मौसम की वजह से ट्रांसपोर्ट के खदमात पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। अफसरान का कहना है कि अगर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के हालात बने तो ट्रैफिक रोका जा सकता है। वहीं महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के मिजाज इसी तरह से तीखे बने रहेंगे। वादी के मौसम के हालात पर मजीद जानकारी के लिए गुलमर्ग के नुमाइंदे BA सागर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। BA सागर, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से दर्जा हरारत में गिरावट आई है और क्या ट्रैफिक मुतासर हुआ है? जी सर, अगर हम बात करें मौसम के, कई दिनों से अगर मौसम खुशगवार रहा, लेकिन कल से यहाँ पे टेम्परेचर काफी नीचे चला गया, जिसकी बाद में यहाँ पे मशहूर सैरसब्ज़ मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग में भी काफी जो टेम्परेचर नीचे चला जाने से यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई। तो उसके बाद अगर बाकी इलाकों की बात करें, वहाँ पे आज सुबह से काफी तेज बारिश चलती रही। जी सर।
बीए सागर, क्या हर साल इसी तरह का मौसम होता है? इस बार कुछ अलग तब्दीली महसूस की जा रही है? नहीं सर, इस साल बिल्कुल मौसम बिल्कुल अलग सा लगा। 6 नवंबर को ही यहाँ पे हेवी स्नोफॉल हुआ था। हेवी स्नोफॉल के बाद फिर कई बार बर्फबारी हुई, तो आज फिर से यहाँ पे एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई सर, और टेम्परेचर काफी नीचे चला गया इस टाइम। ठीक है बीए सागर, क्या कुछ उम्मीद है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक राहत मिल सकती है? मौसम में काफी तब्दीली आई है इस टाइम अगर बात करें, लेकिन अगर गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में इस तरह का मौसम वहाँ के लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए एक बोनस पॉइंट बन जाता है। और खासकर अगर 7 मार्च की हम बात करें, 7 मार्च को वहाँ पे खेलो इंडिया खेलो के तहत जो विंटर गेम्स हैं वो खेली जाएगी, तो उनके लिए खास जितना बर्फबारी होगी तो उनके लिए खास खेलने में और ज्यादा मजा आ सकता है उन्हें। ठीक है बीए सागर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि गुलमर्ग से जो हमारे नुमाइंदे थे, जो रिपोर्ट दे रहे थे, उनके मुताबिक ये कहना था कि हालात मामूल नहीं है और हर साल की तरह इस बार मौसम में तब्दीली जो है वो देखी जा रही है और दर्जाए हरारत गिरा है। चूँकि बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा कुछ जगहों पर बर्फबारी इतनी हुई है, हालांकि ट्रैफिक अभी पूरी तरह से मुतासर तो नहीं है, लेकिन अगर बर्फबारी नहीं रुकती है तो आगे आने वाले वक्त में ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, ट्रैफिक को रोका भी जा सकता है। और कल्चर अकादमी की जानिब से 2 रोज़ा ऑल इंडिया पंजाबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। तकरीब में गुरु नानक देव जी के ख़यालात पर गौर करते हुए उस पर अमल करने की बात कही गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के सिलसिले में किया गया था। इस दौरान एलजी के मुशीर के शर्मा खास तौर पर मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में गुरु नानक देव जी के दिखाए रास्ते और उनके ख़यालात को अपनी ज़िंदगी में उतारने की अपील की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में हमने जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर हमने एक पूरी दुनिया ने उनका दिन जो है वो ये जो शताब्दी है वो मनाई है अर्धशती उसमें, और इसमें ख़ास तौर पर यह किया गया कि जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए और इसको जम्मू में एज कंक्लूडिंग पार्ट ये कॉन्फ्रेंस जो ऑलरेडी शेड्यूल थी उसका आज यहाँ गांदरबल के बागोरा में अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। गांदरबल के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शफकत इकबाल लोगों की शिकायतें सुनने और मसाइल के हल के लिए अवामी दरबार लगाया था उन्होंने, जहां पर उनके हमरा एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कसीर तादाद में लोगों ने अवामी दरबार में शिरकत की। लोगों ने अपनी फरियाद, अपने मसाइल ज़िला तरक्याती कमिश्नर के सामने भी रखे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर लोगों के मसाइल को बगौर सुनते नजर आए और उसके हल की यकीन दहानी भी उन्होंने कराई। हमें उम्मीद है फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हमने यहाँ रखा है डीसी साहब के सामने, हमने अपने फाइल रखी है, सब मसले उसी में रखी है, जितना भी मसला हमने उधर रखी है उसी फाइल में, तो हमें उम्मीद है वो हो जाएगा। मगर पिछले जो 3 साल से पहले जो हुआ पब्लिक दरबार उसमें कुछ नहीं रिजल्ट आया, तो आज इंशाअल्लाह रिजल्ट है। आउटरीच प्रोग्राम करें और लोगों के मसलों को जानें, क्योंकि हर एक की पहुंच नहीं होती है डीसी ऑफिस में आना, हर एक की पहुंच नहीं होती है तहसील में जाना। तो हमने सोचा कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि लोगों के पास जाया जाए और लोगों के मसले मसाइल सुने जाए और उनको उनकी तदाबीर की जाए, उनके मसले हल किए जाए। और हमारी भी यही कोशिश होगी, मैंने आज जो मसले सुने इन पर बाज़ाब्ता फॉलोअप होगा और इंशाअल्लाह हम इनके मसले मसाइल को जो हमारे तक होंगे वो हल करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे हद इख्तियार में नहीं होंगे वो हम इंशाअल्लाह गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे जिसके कॉम्पिटेंट होगी इनको सॉल्व करने की। जम्मू कश्मीर के पट्टन ने 2 रोज़ा स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स के आखिर में एक तकरीबात का इनेकाद किया गया। FTII की जानिब से किए गए इस तकरीब में स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए कई लोगों को एजाज़ से नवाजा गया। वादी के 33 नौजवान बच्चों की जमकर तारीफ हुई। तकरीब में FTII के डायरेक्टर समेत दीगर जिम्मेदारान ने नेक ख्वाहिशात पेश भी की। जो हमें कुछ आता नहीं था अभी तक, हमें बस आइडियाज़ होते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जो हमें कोर्स मिला पटन में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पे हमने इतना सीखा, इतना सीखने को मिला कि परसों हमने आधे घंटे में एक फ़िल्म सोच भी ली, लिख भी ली, उसका स्क्रिप्ट, और फिर हमने वो फिल्म शूट भी की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिल्म यहाँ पे प्ले की गई जोरावर हॉल में, जो हैदर बेगम 10 सेक्टर में, यहाँ पे वो फिल्म प्ले की गई और उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट मीन्स कि हमने कुछ यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि FTI जो है वो हिंदुस्तान का
सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है फिल्म मेकिंग के लिए, और हमें ये पता है कि कश्मीर के जो नौजवान हैं वो टैलेंटेड है, क्योंकि पिछले 3 साल से हम यहाँ कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि यहाँ इतना टैलेंटेड लोग हैं तो उनको भी फिल्म मेकिंग स्किल्स हम सिखाएं। इसके लिए ये हमने कोर्स यहाँ किया। जैसे आपको याद होगा पिछले साल हमने एक स्टिल फोटोग्राफी का कोर्स किया था, उससे पहले एक्टिंग का कोर्स भी यहाँ किया था। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ मिला है, and I've been invited on behalf of FTI and as a guest of the Rashtriya Rifles, and it's very encouraging to see that students are taking special interest in the course of filmmaking in places like Jammu and Kashmir and many other small areas around India. I wish everybody all the best, and this is a very exciting career, and I hope that we'll have more people and more awareness all over the country. झेलम जो कभी कश्मीर की शान हुआ करती थी, गुजरते वक्त के साथ साथ आलूदा होती जा रही है। झेलम के दोनों तरफ कूड़ों और कचरों के ढेर इसकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिजबहरा में हालात और भी खराब हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जुनूबी कश्मीर की शान दरियाए झेलम को साफ करने की कवायद शुरू हो गई है। कई तंजीम और महकमे सफाई के काम में जुटे हुए हैं। दरिया के दोनों किनारों पर काम जारी है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि दरिया के दोनों किनारों से गंदगी हटाकर उन्हें खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन कोशिश को कामयाबी मिलती कम से कम बिजबहरा में तो नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शहर की गंदी नालियों से होता हुआ आलूदा पानी दरिया से मिलकर उसे आलूदा कर रहा है। नदियों के किनारे की सफाई नहीं हुई है, जिससे बरसात के पानी के साथ आलूदगी नदी में मिल जाती है। अजनू मेरा नाम है, मैं बिजबहरा का रहने वाला हूँ और छोटा मोटा अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं इस समाज से वाबस्ता हूँ, इस समाज के जो तकालीफ है, इस समाज में जो प्रॉब्लम है, उनको देख के उनको महसूस करने का, उनका सदबाब निकालने का एक दिल में एक खलिश सी रहती है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो जिसको एक लाइफ लाइन कहते हैं, दरियाए जहलम और कश्मीर, ये लाजमी मलजूम 2 चीज़ें। दरिया जहलम कश्मीर की पहचान। दरियाए झेलम कश्मीर के 3 बड़े जिलों अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से होकर पाकिस्तान जाती है। 180 किलोमीटर लंबी दरिया के दोनों किनारों पर ये शहर बसा हुआ है। कुछ वक्त पहले दरिया का पानी इतना साफ होता था कि इसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये दरिया आलूदा हो चुकी है और 180 किलोमीटर लंबी दरिया गंदे नाले सी होकर रह गई है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 साल से ये पता ही नहीं चलता ये कौन सी वजूहात है कि इस दरिया की जो शान है इसको बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से और सरकारी सतह पे इसको बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है। जो बिजबहरा लीजिए आप खुद देख रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह जो बिजबहरा का सारा गंदा पानी है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस सारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इस दरिया में चला जाता है। नदी के साथ बने रास्ते खत्म हो चुके हैं। शहर भर का कचरा दरिया में मिल रहा है। शहर के साथ ही गांव से निकलने वाली गंदगी भी दरिया में जा रही है। हालांकि सरकार हर बार मास्टर प्लान के तहत शहर की गंदगी को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिलती है। यही वजह है कि दरिया दिनों दिन आलूदगी का शिकार होती जा रही है। कश्मीर के तमाम वासी ये जानते ही हैं, दरिया झेलम एक हमारा प्रीशियस लाइफ लाइन है कश्मीर वादी के लिए। इसका साफ सफाई का एहतमाम करना और इसको साफ शफाफ रखना हर एक शहरी की भी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ तमाम महकमों के मुंसलिका महकमों की जिम्मेदारी है। हमारी नोटिस में कल आया कि यूईडी वाले कोई ड्रेन बना रहे हैं, वो ड्रेन का पानी उन्हें डाइवर्ट करके झेलम की तरफ उसका निकास किया है। तो उसको फ़ौरन ही हमने इसका कागनिजेंस लिया और यूडी वालों को लिखा और एसडीएम साहब को भी लिखा और म्यूनसिपलिटी के वो एग्जीक्यूटिव अफसर को भी लिखा कि तीनों की टीम बना के मौके पे जाके इसको फ़ौरन से पेस्तर इसको रोकें। कोई भी ब्लैक वाटर, येलो वाटर या ग्रे वाटर तक डायरेक्टली अनट्रीटेड झेलम में न जाने पाए। इसके लिए हम सख्त से सख्त इक़दाम लेने जा रहे हैं। एडीसी साहब के लिखने का कितना असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात जो एडीसी साहब ने कही उसका असर ज़रूर होगा, और वो ये कि दरियाए झेलम को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। जब तक आम लोग झेलम को साफ रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस मुहिम में सरकार और इंतजामिया कामयाब नहीं हो सकती। अनंतनाग से खालिद मुंतजिर की रिपोर्ट, जी सलाम।
गांदरबल के दूर दराज इलाकों में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। ऐसा ही एक इलाका है बांदरकुंड का वुड्डर इलाका, जहां रोड, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलत की काफ़ी कमी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, इन चीज़ों की भारी यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर कभी घेराव करते नज़र आते हैं तो कभी अपनी मांगों को पूरा करने की अपील करते नज़र आते हैं। लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने इन लोगों की, इन मकामी लोगों की कोई सुध नहीं ली है और ये लोग रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानी से दो चार हो रहे हैं। जो बुनियादी चीज़ है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इनकी यहाँ पर भारी किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। दरअसल ये इलाका है बांदरकुंड का वुड्डर इलाका, गांदरबल में ये आता है, जहाँ पर ये लोग परेशानी से दो चार हैं। और ख़बरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर विल्लो दुनिया भर में मशहूर है। इंडियन क्रिकेट टीम के अक्सर खिलाड़ी कश्मीर में बनाए गए विल्लो बैट से ही अपना करियर बना चुके हैं। कश्मीर विल्लो बैट इंडस्ट्री के साथ सिर्फ अनंतनाग में ही तकरीबन 10,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। 200 के करीब यहाँ पर विल्लो बैट की फैक्ट्री हैं। इस इलाके को हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रियल एरिया करार दिया जा चुका है, लेकिन इस इलाके में बिजली महज 2 घंटे के लिए फराहम की जाती है। खाम माल अगरचे कश्मीर से बाहर ले जाने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये गैर कानूनी काम होता है। हुकूमत की जानिब से इस इलाके की अनदेखी की वजह से यहाँ के मजदूरों में नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने इंतज़ामिया से इस तरफ तवज्जो देने की अपील की है। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैंने बैंक से लोन भी लिया है। यहाँ पर हालात ख़राब है, इसकी वजह से हम इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं बैंक को। ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी हमको दिन में 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, जो कि हमको पूरे दिन चाहिए। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी बोला था आपको एसेंशियल लाइन दे देगी, लेकिन अभी तक वो उसका कुछ हल नहीं हुआ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।